आइंस्टाइन और आइजैक न्यूटन, ये दो दुनिया के सबसे पॉपुलर साइंटिस्ट में सबसे ज्यादा बड़ा जीनियस कौन था? Einstein was a lot smarter than Newton. No, actually, if you want to put them head to head, I think I'd put Newton ahead. Einstein comes next after Newton. My favorite physicist is Isaac Newton. If Newton were around in Einstein's time, Newton would have done it all. If Einstein were around in Newton's time, not so much. ये है आज के जनरेशन के कुछ सबसे पॉपुलर साइंटिफिक माइंड जो बताते हैं कि आइंस्टाइन एक अनराइवल्ड जीनियस थे और उनके जैसा जीनियस तो कभी आज तक पैदा ही नहीं हुआ। इनफैक्ट आइंस्टाइन ने अपने ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स में ऐसा भी लिखा था कि न्यूटन एक क्रिएटिव जीनियस थे ऑफ द हाईएस्ट, ऐसे जीनियस साइंटिस्ट जिनकी थियरीज को आज तक पत्थर की लकीर माना गया। और हम स्कूल्स और कॉलेजेस में तो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन ही तो पढ़ते हैं, आइंस्टाइन का जिक्र तो डिग्री कॉलेजेस के बाद आता है। बट आयरॉनिकली न्यूटन को चैलेंज करने वाले शक्कर कोई नहीं, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ही थे। जैसे अगर मैं एक बॉल को ड्रॉप कर देता हूँ तो न्यूटन के हिसाब से बॉल नीचे गिरेगा ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि ग्रेविटी एक फोर्स है जो बॉल और अर्थ के बीच में अट्रैक्ट करती है। और वही अगर आइंस्टाइन के हिसाब से ग्रेविटी एक इल्यूजन है, यानी ग्रेविटी कोई फोर्स ही नहीं एग्जिस्ट करती, यानी असल में बॉल अपनी जगह पे ही है, लेकिन वो नीचे जो बॉडी है यानी अर्थ वो ऊपर आ रही है। अभी हम इसे एक और बार समझते हैं। अगर मैं एक बॉल को टेबल पे रख देता हूँ तो न्यूटन के हिसाब से वो बॉल इनर्शिया में यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट में, लेकिन आइंस्टाइन के हिसाब से बॉल इनर्शिया में है, इनर्शिया में नहीं है। इस पे एक फोर्स लग रहा है एक्सेलरेशन का। जब हम इस बॉल को ड्रॉप करते हैं तब वो इनर्शिया में जाता है। तो ऐसे ही कॉन्ट्राडिक्शंस मिलते हैं जब हम न्यूटन और आइंस्टाइन की थियरीज को एक साथ कंपेयर करते हैं। अंत में आइंस्टाइन अपने रिलेटिविटी थ्योरी की थ्रू न्यूटन को गलत प्रूव करके दिखाया। आज दुनिया मानती है कि न्यूटन की थ्योरी इनकम्प्लीट है, लेकिन फिर भी आइंस्टाइन न्यूटन को सबसे बड़ा जीनियस क्यों मानते थे? वो खुद को बस हम्बल दिखाना चाहते थे। जैसे फेमस चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन ने असल में अपने बेस्ट इंस्पिरेशन को बेस्ट चेस प्लेयर गैरी कैस्पर को कहा, लेकिन खुद को नहीं। I think और एक और सवाल, जो बचपन में हमें ग्रेविटी के बारे में पढ़ाया गया है, क्या वो गलत था? न्यूटन की थियरीज इनकम्प्लीट है तो आज भी हमें ये सब क्यों पढ़ाया जाता है? आज भी न्यूटन के लॉज और न्यूटन के मैथमेटिक्स में ऐसे क्या प्रॉब्लम थी जो जिन्हें आइंस्टाइन ने फिक्स किया? और जब हम रबर शीट एक्सपेरिमेंट की वजह से ग्रेविटी को विजुअलाइज करते तो उसमें क्या मिसलीडिंग, और सबसे इम्पोर्टेंट आइंस्टाइन ने न्यूटन में ऐसा क्या देखा जो उन्हें सबसे ज्यादा बड़ा जीनियस बोला? ये सब रैशनली डिफरेंशिएट करके ही हम लोग समझ पाएंगे कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा बड़ा जीनियस कौन था। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये वीडियो अब तुम्हारी रियलिटी के अंडरस्टैंडिंग को पूरा चैलेंज करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 400 साल पहले 1633 में रोमन चर्च ने गैलीलियो गैलीलाई को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने अपने साइंटिफिक आइडियाज को प्रमोट करना बंद नहीं किया तो उन्हें डेथ पेनल्टी दी जाएगी। गैलीलियो की डिस्कवरीज बाइबल के खिलाफ जा रही थी। उस टाइम लोग बिलीव करते थे कि असल में अर्थ यूनिवर्स का सेंटर है और इसे हम लोग ने नाम दिया जियोसेंट्रिज्म। लेकिन गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप से देखा कि जुपिटर के 4 मून्स जुपिटर के अराउंड घूम रहे, यानी ये तो साबित हो गया कि अर्थ असल में ज्योमेट्रिक सेंटर नहीं है। वीनस के फेजेस भी प्रूव करते हैं कि वो सन के अराउंड घूमता है, यानी कोपरनिकस का हीलियोसेंट्रिक मॉडल भी सही हो सकता है, लेकिन चर्च को ये कभी एक्सेप्ट ही नहीं था। इसलिए गैलीलियो को 1633 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई। We declare that you, Galileo Galilei, we condemn you to formal imprisonment in this holy office at our pleasure. यानी रिसर्च पब्लिश करना, साइंस के बारे में पढ़ना सब बंद। 1642 में उनकी डेथ हो गई। पर बोलते हैं ना, सच कभी दबा नहीं रह सकता, वैसे ही। लेकिन एग्जैक्टली उसी साल क्रिसमस के दिन एक ऐसा इंसान पैदा हुआ जो इस सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने लाने वाला था, जो कि था आइजैक न्यूटन। न्यूटन एक ट्रबल फैमिली से थे। उनके जन्म से 3 महीने पहले ही उनके पापा की डेथ हो गई थी। पर जब न्यूटन 3 साल के थे तो उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और न्यूटन को छोड़। बचपन से उन्हें एकदम डिफरेंट लोनेलिटी थी, जिनकी वजह से उनकी पर्सनालिटी एकदम डिफरेंट बन गई। ट्रस्ट इशू, ऑब्सेसिव नेचर, रिवेंजफुल सोच, ये उनकी बायोग्राफी में सब लिखा है। एक टाइम था जब उन्होंने अपने पापों की लिस्ट बनाई थी और उसमें ये लिखा था कि उन्हें अपने माँ और उसके स्टेप फादर को जलाने के थॉट्स भी आते थे। 4 साल की उम्र में उनकी माँ यही चाह रही थी कि वो असल में फार्मिंग कर, लेकिन कहते हैं ना, न्यूटन अलग मिट्टी के बने थे। वो असल में खेती करते वक्त पेड़ के नीचे बैठ के मैथी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे।
उनके हेड मास्टर ने उनका टैलेंट पहचाना और उनकी माँ को कन्विंस किया कि उन्हें असल में उसे कैम्ब्रिज भेजना चाहिए और वहीं से उनके ग्रेटनेस की जर्नी शुरू होती है। कैम्ब्रिज में जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत आउटडेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, यानी एरिस्टोटल के जमाने की फिजिक्स। एरिस्टोटल के हिसाब से ग्रेविटी कोई चीज ही नहीं है, हर ऑब्जेक्ट की एक टेंडेंसी होती है रेस्ट में आने की। एक बॉल को अगर हम लोग ड्रॉप करते हैं तो वो नीचे आने के बाद वो रेस्ट में चली जाती है, यानी जितना ज्यादा मास उसकी उतनी ज्यादा टेंडेंसी होगी। लेकिन गैलीलियो ने पीसा टावर से एक एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर दिया कि दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ गिरते हैं। न्यूटन को भी यही सच लगने लग गया। न्यूटन ने गैलीलियो और कोपरनिकस की बुक को स्टडी करके एक बुक बनाई, इसका नाम था एनी फिलोसॉफिकल क्वेश्चन। इसमें उन्होंने लिखा कि एरिस्टोटल इज माय फ्रेंड, प्लेटो इज माय फ्रेंड, बट ट्रुथ इज माय बेस्ट फ्रेंड। फिर एक दिन न्यूटन को दो थॉट्स आते हैं जिससे उनकी लाइफ एकदम ही चेंज हो जाती है। पहला थॉट, जो फोर्स और एप्पल को नीचे गिराता है वही मून को अर्थ के अराउंड घुमाता है, और अगर किसी फॉलिंग ऑब्जेक्ट की स्पीड एग्जैक्ट मोमेंट पे मेजर करना है तो वो कैसे करेंगे। एवरेज स्पीड से काम नहीं चलेगा। और यही से इन्वेंट होता है कैलकुलस का। कैलकुलस एक टूल बना जो रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मोशन, मैग्नेटिज्म, ये सब कुछ को एक साथ डिस्क्राइब कर सकता था। न्यूटन एक मैथमेटिकल जीनियस थे और यही यहाँ से इन्वेंट होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन व्हिच इज G(m1 m2 upon r²). और इनके साथ उन्होंने 3 लॉज ऑफ मोशन की बुक असल में उनके प्रिंसिपा मैथमेटिका की बुक में पब्लिश की, और यही बुक साइंस के असल में बाइबल बन गई। न्यूटन की लाइफ में सब कुछ स्मूथ चल रहा था, लेकिन मर्क्यूरी का ऑर्बिट न्यूटन के लॉ से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। 43 आर्क सेकंड पर सेंचुरी का एरर आ रहा था। साइंटिस्ट कंफ्यूज थे, क्या एक हिडन प्लैनेट वुल्कन नाम का एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो कभी दिखाई नहीं। और यहाँ से न्यूटन के लॉज में क्रैक्स दिखने लगे। अब एंट्री होती है अल्बर्ट आइंस्टाइन की। चाइल्डहुड में उन्होंने कुछ नहीं बन सकता ये बोला जाता था। 4 साल तक उन्होंने कुछ नहीं सीखा। टीचर्स उन्हें डिसलाइक करते थे क्योंकि उन्होंने अब तक लर्निंग सीखी, क्योंकि लर्निंग उन्हें पसंद ही नहीं थी। लेकिन आइंस्टाइन को इमेजिनेशन और एक्सपेरिमेंट्स पसंद थे। 12 साल की उम्र में उन्होंने कैलकुलस सीख लिया था। उनका फेवरेट क्वेश्चन ये था कि अगर मैं लाइट बीम पर राइड करूँ तो असल में मुझे दिखेगा क्या। उस टाइम फिजिक्स के 2 पेजर्स थे, न्यूटन के लॉज और मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैक्सवेल के हिसाब से लाइट की स्पीड हर ऑब्जर्वर के लिए कांस्टेंट थी, लेकिन न्यूटन के रिलेटिव मोशन के हिसाब से असल में स्पीड तो कंटिन्यूअसली ऐड हो रही थी। इस कॉन्ट्राडिक्शन को सॉल्व करने के लिए आइंस्टाइन ने 1905 में एक पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडी, और वही से शुरू होता है स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन स्पेस और टाइमिंग अलग चीजें नहीं है, लेकिन एक ही चीज है, जो वो है स्पेस टाइम। और इसी ने न्यूटन के मॉडल को असल में इनकम्प्लीट बता दिया। और इसी के बाद उन्होंने एक के बाद एक रेवोल्यूशनरी आइडियाज दिए, जैसे रिलेटिविटी, स्पेस टाइम कर्वेचर, ग्रेविटी एक ज्योमेट्री है ना ही फोर्स। उन्होंने प्रूव किया कि न्यूटन की ग्रेविटी का अप्रोक्सीमेशन थी, यानी एक लिमिट केस। फिर भी आइंस्टाइन न्यूटन को सबसे बड़ा जीनियस बोलते थे। क्यों? क्योंकि आइंस्टाइन ने शुरू से एम्प्टी स्लेट पर पूरा मैथमेटिकल फ्रेमवर्क बना जिसपे पूरी साइंस 200 सालों तक खड़ी थी। आइंस्टाइन बस एक उस फ्रेमवर्क के फ्लॉज को फिक्स कर रहे हैं। यही एक ट्रू जीनियस की पहचान है, जहाँ एक इंसान अपने इमेजिनेशन से एक नया यूनिवर्स बना दे जहाँ फ्यूचर के साइंटिस्ट काम कर सके। और यही किया न्यूटन ने। यही कि सबसे बड़ा जीनियस कौन था। और सवाल ये है कि न्यूटन एक फाउंडेशन जीनियस थे और आइंस्टाइन एक रेवोल्यूशनरी कैरेक्टर। ये दोनों ने ही असल में साइंस को कंप्लीट बनाया, और इसकी वजह से आज हम इन दोनों बड़े जीनियसेस के नाम आज याद रखते हैं। तो सिर्फ शुरुआत थी, अगला पार्ट तो और ज्यादा इंटेंस होगा। एंड ट्रस्ट मी, यू डोंट वांट टू मिस दिस वन। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। जब तक नई वीडियो आती है तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, बाय।